चैप्टर के स्टार्टिंग में प्रिंसेस कहती हैं कि क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि हर मैजेस्टी ने मुझे तुमसे ज़्यादा बड़ा समझा। तो रैन कहता है किसने किसे बड़ा समझा। तो प्रिंसेस कहती हैं मेरे ऊपर ऐसे ध्यान देने के लिए मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ, लेकिन शायद तुम्हें हमारे मिशन पे अभी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर तुम फिर से अपने लिए नाम नहीं बनाओगे तो तुम मदर को काफ़ी ज़्यादा नाराज़ कर दोगे। तो रैन चिल्लाता है क्यों तुम। तो प्रिंसेस जाते हुए कहती है फिर खाने पे मिलते हैं रैन। रैन फिर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसे याद आता है कि वो दूसरे किंगडम में है। फिर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि रूम में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा डरते हुए सोचते हैं कि उसने तो मुझे डरा ही दिया था। वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है एक अनाड़ी के लिए। इससे नहीं होगा, मुझे एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। अगले सीन में हम शेरिन और एरिक को देखते हैं। शेरिन कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हमने काफ़ी समय से ऐसे रिलैक्स नहीं किया है। तो एरिक कहता है अपने गार्ड को डाउन मत करो। मुझे पता है कि प्रिंसेस ने हमें उनकी परमिशन दे दी है, लेकिन हमें नहीं पता है कि कब क्या हो जाए। तो शेरिंग कहता है कि मुझे मज़ा करने दो, परेशान मत हो, मैं कभी भी किसी को मुझे ऑफ गार्ड नहीं पकड़ने दूंगा। फिर वो कहता है कि उसे छोड़ो, क्या तुम ठीक हो। तो एरिक कहता है किस कारण। तो फिर वो कहता है बस मैंने सोचा कि शायद तुम्हें पहले की बातें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती होंगी जब भी प्रिंसेस ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करती हैं। तो फिर एरिक सोचता है कि सच कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मैं अपने नेगेटिव भावनाओं को काफ़ी दूर रखा करता था, अपने आप को ये कह के कि मेरी गलती है, लेकिन उसने मुझे कहा कि मेरे ऐसी भावनाएं तो बस नेचुरल हैं। उन्होंने मुझे मैं जैसे था वैसे ही देखा। फिर वो उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करके सोचता है कि ये ऐसा है जैसे कि मेरे अंदर नई भावनाएं बनने वाली हैं। फिर वो हंसते हुए कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो शेरिंग कहता है मुझे पता है कि तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। तुम डॉग, क्या तुमने आखिरकार अपना दिल खोल दिया एक दूसरे किंगडम में आने के बाद। मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है छोटे आदमी। तो एरिक गुस्से में कहता है कि तुम किसे छोटा कह रहे हो गया आराम, अब उठो। तो शेरिन कहता है अभी ही। तो एरिक कहता है कि चलो। फिर शेरिन भी हाँ कहता है। अगले सीन में हम स्प्रिंग किंगडम के गांव कोई परिवार को देखते हैं। जो मदर है वो कहती है कि खाना तैयार हो गया है। तो फादर कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अलग स्मेल कर रहा है तुम्हारे हमेशा के स्ट्यू से। तो फिर मदर कहती हैं ये काफ़ी मीठा स्मेल कर रहा है ना, इसके अंदर दूसरे मसाले हैं। एक मर्चेंट थी जो कि इस मसाले को फ्री में दे रही थी। तो फिर बेटा कहता है कि मुझे इसे खाना है। तो फिर फादर कहते हैं कि ठीक है चलो खाते हैं। अगले सीन में हम उस मर्चेंट को देखते हैं और उन लोगों को देखते हैं जो कि पिछले चैप्टर्स में कब्रिस्तान में कुछ जादू कर रहे थे। फिर वो एक कहता है कि क्या उन्होंने सब कुछ ले लिया। तो फिर मर्चेंट कहती है कि हाँ उन्होंने सब ले लिया क्योंकि ये फ्री था। फिर दूसरा कहता है कि उन्हें पता भी नहीं है कि ये असल में क्या है। हम देखते हैं कि उनकी पोटली में वही निशान होता है। फिर तीसरा आदमी कहता है कि उसके कारण हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को कर पाएंगे, चलो चालू करते हैं। फिर वो कुछ मंत्र बोलने लगता है। तो जो फैमिली को देखते हैं कि उन लोग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। फिर उसके बाद वो कहता है कि उठो मेरे पुतलो। और फिर हम देखते हैं कि सब लोग ग्रीन हो गए होते हैं जॉम्बी की तरह और अपने घर से बाहर उन लोग की तरफ आ रहे होते हैं। फिर वो तीसरा आदमी कहता है कि मॉन्स्टर्स के बारे में क्या। तो फिर लड़की कहती है कि बाकी लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मैं श्योर हूँ कि अभी पूरे स्पिरिट में मॉन्स्टर्स होंगे। तो फिर वो कहता है कि अच्छी बात है, अब तुम्हें भी अपना काम करना चाहिए, तुम्हें पता है ना क्या करना है। तो फिर उन लोग कहते हैं कि यस सर, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगले सीन में हम स्पिरिट और पेंडन के बीच की सभा को देखते हैं। हर साल ये सभा होती है उस जॉइंट मिशन पे बातचीत करने के लिए जिसमें सी मॉन्स्टर्स को मारना और एफ्रेम लकड़ी के प्राइजेस के बारे में बात करना है। जो किंग्स है वो अच्छाई और शांति बढ़ाना चाहते हैं दोनों किंगडम्स के बीच में। तो ज़्यादातर तो ये आसानी से ही हो जाता है जब तक जो किंगडम्स है उनका अचानक से लड़ाई करने का मन ना करने लगे, लेकिन उसके बाद का जो चीज़ है वो ज़्यादा सिंपल नहीं है। जो एफ्रेम वुड है वो बस पेरेन में ही मिलती हैं और ये पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे अच्छी लकड़ियाँ हैं जो कि जानी जाती हैं सी वाटर से लचीली होने के लिए। इन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है लड़ाई करने के शिप्स बनाने के लिए, जो कि पेंडन में सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है। जो प्राइस है इस लकड़ी का वो दोनों किंगडम्स के साल के फाइनेंशियल स्टेट में काफ़ी गहरा इम्पैक्ट डालता है। हम दोनों की जिंदगियां बस इस सभा पे डिपेंड करती हैं। अभी किंग कहती हैं कि मैंने जिया को पूरा अधिकार दे दिया है इस चीज़ पे, आप लोग उसके साथ बात कर सकते हैं डिप्लोमेट जिया। फिर जिया कहती हैं कि हाँ योर मैजेस्टी,
मैं श्योर हूँ कि आपको पहले से ही पता होगा कि हमारी जो एफएम लकड़ियाँ हैं वो कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैं बिना घुमा फिराए आपको सीधा प्राइस बताती हूँ। हम लोग 250 शिप्स बनाने के लिए जो लकड़ी है वो 250,000 गोल्ड्स में देंगे। ये सुनने के बाद दोनों शॉक हो जाते हैं और प्रिंसेस सोचती हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा है। फिर रैन कहता है कि क्या आप कुछ ज़्यादा ही नहीं मांग रही हैं। फिर प्रिंसेस सोच रही होती है कि 250,000 गोल्ड्स ये तो पेंडिंग किंगडम के साल के बजट का 10% से भी ज़्यादा है। जिया कहती है कि जो मेहनत लगता है इसे उठाने में और फिर इसे भेजने में, मुझे नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा मांग रही हूँ। और जो भेजने का कॉस्ट है वो पिछले साल से दुगना हो गया है सी मॉन्स्टर्स और जो पायरेट्स हैं उनके बढ़ने के कारण। जब आप इन सारी चीज़ों को लेते हैं तो ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। रैन सोचता है कि मुझे ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन कैसे वो पिछले साल से 100,000 गोल्ड्स बढ़ा सकते हैं। फिर वो प्रिंसेस की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये इतनी ज़्यादा शांत क्यों है, क्या इसने अभी ही हार मान ली। वो ज़रूर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई होगी और उसे अपनी जगह पता चल गई होगी। फिर वो कहता है कि जो पैसे आप मांग रहे हैं वो ज़रूर भेजने के खतरों के कारण है। एक तरह से कहा जाए तो खतरों के लिए पैसा मांग रहे हैं आप, है ना। तो फिर उन लोग कहते हैं कि हाँ। तो फिर मतलब रैन कहता है कि तो फिर हमें बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग 30 लड़ाई करने के शिप्स लाएंगे और बहुत सारे नाइट्स लाएंगे और सोल्जर्स लाएंगे इस साल के जॉइंट मिशन में। उन सारे लोगों को लाने का जो पूरा खर्चा आएगा वो होगा 1.29 मिलियन गोल्ड्स। हालांकि हम लोग स्पिरिंग किंगडम से काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेस लाएंगे क्योंकि ये जॉइंट मिशन है। अच्छाई के कारण हम लोग आपको पूरा पैसा देने के लिए नहीं कह सकते हैं। इसके बदले हम आपसे उसका 1/3 मांगेंगे जो कि होगा 430,000 गोल्ड्स। फिर वहां पर एक लेडी चिल्लाते हुए कहती है कि हम आप लोगों को एक जॉइंट मिशन के लिए पैसा नहीं देंगे, खासकर एक मिशन जो कि संधि के लिए है, दोनों कॉन्टिनेंट्स में शांति बनाए रखने के लिए। तो फिर जो रैन है वो कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अपने संधि को वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन मैं बस आपको जो खतरों का पैसा है वो देने के लिए कह रहा हूँ। हम देखते हैं कि प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि एक आंख के बदले आंख। हालांकि उसका ये जो व्यवहार है वो इस संधि को बर्बाद कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसने काम कर दिया है। फिर जिया कहती है कि हमें समझ में आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये हमारे संधि की अच्छाई को खराब कर देगा तो हम लोग इस जॉइंट मिशन को हमेशा की तरह करेंगे। इसलिए हम लोग आपको अपनी लकड़ियों को 200,000 गोल्ड्स में बेचेंगे, जो कि पिछले साल से बस 50,000 गोल्ड्स ज़्यादा है। रैन सोचता है कि इसने काम किया, मैं और ज़्यादा मोल भाव कर सकता हूँ, लेकिन बस 10 से 20,000 गोल्ड्स के लिए, क्योंकि मैंने उन्हें इतना ज़्यादा पुश कर ही दिया है, मुझे इन बातों को मान लेना चाहिए। तभी प्रिंसेस कहती हैं कि नहीं, हम नहीं मानते हैं। ये सुनने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं और रैन सोचता है कि क्यों तुम एक पहले से हुए डील को बर्बाद करोगी। प्रिंसेस कहती हैं कि आपने कहा कि ये जो एफ्रेम लकड़ियां हैं वो दोनों कॉन्टिनेंट्स में से बेस्ट है, लेकिन मैंने इससे भी अच्छी लकड़ी खोजी है ड्यूक रेडफन के कारण। प्रिंसेस उस लकड़ी को टेबल पे रख देती है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और जिया सोचती है कि इस तरह का एक हाई क्वालिटी की लकड़ी भी है कॉन्टिनेंट में और जो कि काबिल है एक लड़ाई करने के शिप्स को बनाने के लिए। ये ज़रूर कोई ट्रिक होगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं ढूंढा था मेरे रिसर्च के समय। फिर वो कहती हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लकड़ी है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने इसे कहाँ ढूंढा। मैं देखना चाहूँगी हमारे एफ्रेम की जो लकड़ियाँ हैं उन्हें और अच्छा करने के लिए। तो प्रिंसेस कहती हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं नहीं बता सकती हूँ। ये एक गुप्त जगह है जो कि हमारे लोगों ने ढूंढा है, लेकिन मैं आपको इस लकड़ी के बारे में और कुछ बता सकती हूँ। फिर वो बताती हैं कि जो एफ्रिन की लकड़ियाँ हैं वो लचीली तो हैं सी वाटर से, लेकिन उनकी जो मजबूती है वो उन्हें काटने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती है। ये जो लकड़ी है दूसरी तरफ वो सी वाटर से लचीली भी है और अगर इसे अनाज के साथ काटा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से कट भी जाती है, जो कि इसे तभी रैन कहने लगता है कि और अच्छा बनाता है। जो बनाने का समय है वो भी कम हो जाएगा, जिसका मतलब
मजदूरी का पैसा भी कम हो जाएगा दूसरे खर्चों के साथ, जो कि काफ़ी कम फाइनेंशियल परेशानी देगा। फिर वो अपने होश में आता है और प्रिंसेस कहती हैं कि अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा होता है एक से ज़्यादा ऑप्शन रखना, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फंसे रहना पड़ेगा एक एक अधिकार कॉन्ट्रैक्ट में, जिसे खरीदने वाले के बारे में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने जो एफ्रेम लकड़ी है उसका दाम क्या बताया था फिर से? तभी वहां पर जो लेडी है वो कुछ कहने वाली होती है, तो जिया उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि हम लोग आपको 150,000 गोल्ड्स में बेचेंगे, बिल्कुल पिछले साल की तरह। तो प्रिंसेस कहती हैं कि 110,000 गोल्ड्स। तो जिया कहती है कि 150,000 गोल्ड्स आपके लिए बुरा नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसेस कहती हैं 110,000 गोल्ड। जिया कहती है कि 140,000 गोल्ड्स के बारे में क्या? तो प्रिंसेस कहते हैं कि 110,000 गोल्ड्स। जिया कहती है कि 140,000 गोल्ड से भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है इतनी महंगाई के कारण। तो प्रिंसेस कहती हैं जिया, मैंने कहा 110,000 गोल्ड्स। ये सुनने के बाद जिया काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती हैं। तभी जो किंग है वो हंसते हुए कहती हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है, जो रूमर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह रहे थे, लेकिन तुम तो उसके काफ़ी ज़्यादा अलग हो। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुमने मेरे डिप्लोमेट को कोने पे कर दिया। इस मैच का फैसला पहले ही हो चुका है, तो क्यों ना तुम दूसरे का इंतज़ार करो। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अपने हार को मानना। फिर जिया कहती है कि जैसा आप चाहते हैं योर मैजेस्टी, लेकिन हम इसे 130,000 गोल्ड से नीचे नहीं बेच सकते। अगर उससे थोड़ा सा भी नीचे किया जाए तो हम लोग के लिए लॉस हो जाएगा बेचने के लिए। तो प्रिंसेस कहती हैं कि ठीक है 130,000 गोल्ड। फिर तभी वहाँ पर स्पिरिंग की नाइट एंजल आती है। वो कहती है कि दखलंदाजी करने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन ये एक इमरजेंसी है। तभी वो किंग के कानों में कुछ कहती है और किंग कहती है कि काफ़ी ज़रूरी काम आ गया है, तो मैं बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे हाथों में छोड़ती हूँ जिया। फिर जिया हाँ कहती है और प्रिंसेस सोचती है कि क्या हो गया। अगले सीन में उन लोग जा रहे होते हैं। जिया कहती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि जो लकड़ी आपने लाया था वो यूनेस्को था। मुझे पता है कि वो एक काफ़ी रेयर पेड़ है जो कि बस आर्टिस्ट के बीच में फेमस है, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। तो प्रिंसेस कहती हैं इतना ज़्यादा परेशान मत हो, लोग ज़्यादातर यूनेस्को की चीज़ों को देखते हैं, उनकी लकड़ियों को नहीं। मैं भी बुद्धू बन जाती। तो जिया कहती है बस यूनेस्को की बात नहीं है, जो टीम वर्क था आप दोनों के बीच में वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये सुनने के बाद दोनों शॉक हो जाते हैं। जिया कहती है आप ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि आपने प्लान नहीं किया था। प्रिंस रायन ने पहले जो रुकावट है उसको कम किया प्राइस को एडजस्ट करके, और फिर प्रिंसेस मैरियानी ने उसका उल्लंघन किया। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी थी। हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत होती हैं। तभी वो हंसते हुए कहती हैं कि आप सही कह रही हैं, अगर मेरा भाई नहीं होता तो हम लोग इस डील को गवा ही देते। ये सारी चीज़ें उसके कारण हुई हैं। शुक्रिया तुम्हारी मदद के लिए रेयान। फिर रेयान भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं मदद कर पाया। अगले सीन में हम रेयान को अपने कमरे में देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, और तभी उसका जो पैर है वो एक टेबल से टकरा जाता है। वो काफ़ी गुस्से में सोच रहा होता है कि मैरी एनी। अगले सीन में हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि किंग और एंजल को देखने गई हुई होती हैं। एंजल कहती हैं कि हम लोग बस ख़त्म ही हो गए हैं, बस एक गाँव। जो किंग है वो कह रही होती है कि मेक श्योर करना कि उन लोग सुने नहीं, हम लोग जब तक इसका आज ख्याल रख सके। तभी प्रिंसेस कहती हैं कि योर मैजेस्टी सर एंजल। तो सर एंजल कहते हैं कि ग्रीटिंग्स प्रिंसेस, और योर मैजेस्टी कहती हैं कि प्रिंसेस मैरियानी मैं काफ़ी ज़्यादा रूड थी आज सुबह की सभा में, मुझे माफ़ कर दीजिए। और सर एंजल कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए प्रिंसेस मैरियानी। तो प्रिंसेस कहती हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग का बस ख़त्म ही हो गया है। मैं शायद ऐसी ही परेशान हो रही होंगी, लेकिन प्लीज़ हमें बताइएगा अगर हम किसी चीज़ में मदद कर सकते हैं तो फिर किंग कहती हैं कि मैंने ज़रूर आपको परेशान कर दिया होगा। हमारे किंगडम में हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, दोनों बड़ा और छोटा, तो तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो सर एंजल कहती हैं कि योर मैजेस्टी आपको अपने बर्थडे के लिए तैयारी करनी चाहिए। वो कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे अब जाना चाहिए। तभी जो किंग है वो प्रिंसेस के पास आके कहती हैं कि ये बस तुम्हारे और मेरे बीच की बात है,
लेकिन मुझे मेरा बर्थडे अपने हाथ में एक ड्रिंक पकड़कर बिताना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मेरा पद मुझे ऐसा करने नहीं देता। चलो फिर तुमसे बाद में मिलते हैं। मैरियानी कहती है कि हाँ योर मैजेस्टी, और वो उन्हें जाते हुए देख रही होती हैं। तभी हमें उसी समय का पैलेस एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर उसी सिंबल वाले लड़का लड़की होते हैं। जो पैलेस गार्ड है वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? तो लड़की कहती है कि मैं काम करने वाली हूँ, उन्हें मदद चाहिए था बर्थडे फेस्टिवल की तैयारी के लिए, जो कि हैंडमेड द्वारा लिखा गया है। फिर पैलेस गार्ड उन्हें जाने के लिए कह देता है। फिर उन लोग अंदर जाके कहते हैं कि अब चलो शुरुआत करते हैं। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स ये पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।